तो पिछली कक्षा में हमने हमारे अध्याय लोकतंत्र और विविधता को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत कि हमने देखा मैक्सिको ओलंपिक्स के उदाहरण के द्वारा कि किस तरह से अमेरिका में अफ्रीका से आए हुए अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। पिछले कालांश में हमने अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में जाना और अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में जाना। दो ओलंपिक्स प्लेयर थे हमारे, उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, टॉम स्मिथ और जॉन कॉर्लिस। तो इस प्रकार से पिछले अध्याय के माध्यम से हमने समाज के अंदर होने वाली भेदभावपूर्ण नीति को पढ़ा और उसके लिए चलने वाले आंदोलनों के माध्यम से दुनिया के सामने अपनी समस्याओं को रखने के तरीके को भी देखा। इसके अगेंस्ट जब वहाँ की सरकारों ने एक्शन लिया तो उनको जब पद वापस ले लिए गए, ओलंपिक्स में दोबारा खेलने का अवसर नहीं दिया गया आदि, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद वे अपने आंदोलन में सफल रहे और अंततः उन्हें इस भेदभावपूर्ण नीति से मुक्ति मिल गई थी। ऐसा हमने इतिहास में जाना। आज हम आगे बढ़ें। हमारे आज के अध्याय में हम ये महसूस करते हैं कि सामाजिक भेदभाव केवल जातिगत आधारों पर होते हैं या अन्य आधारों पर भी होते हैं। देखो बच्चों, हमने अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर हम बात करें तो सामाजिक बंटवारा जो है वह केवल भाषाई, क्षेत्रीय या जातीय आधार पर न होकर के कई आधारों पर होता है। हमने पिछले अध्याय में सामाजिक बंटवारे के बारे में जाना और यह बंटवारा हमने दो देशों के उदाहरण से समझा था, और ये दो देश थे हमारे बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में जो बंटवारा था वह क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर था, साथ ही साथ सामाजिक आधार पर भी था। यानी कि पिछले अध्याय के उदाहरणों के आधार पर हमने जो सामाजिक बंटवारा देखा वह तीन आधारों पर देखा। पहला क्षेत्रीय, सामाजिक और तीसरा था भाषाई आधार। फ्रेंच भाषी और डच भाषी दो आधारों पर आधी आधी जनसंख्या बटी हुई थी हमारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर एक नहीं कई आधारों पर भिन्नताएं पाई जाती है और इन भिन्नताओं के चलते फिर समाज कई भागों में विभक्त हो जाता है। हम चर्चा करें कि कब समाज भिन्नताओं के कारण बंटने लगता है। सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये भिन्नताएं किन किन स्तरों पर देखने को मिलती है। हम अपने आसपास के परिदृश्य में भी देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में कई ऐसे आधार देखे जाते हैं जिन पर हम एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। अब इन आधारों की बात करें तो अधिकांशतः यह सबसे पहले जो बात आती है वो होती है जन्म आधारित भिन्नता। जन्म से कोई व्यक्ति हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई मतलब किसी नस्ल का है, किसी वर्ग का है, कोई अमेरिकी है, कोई इंडियन है, कोई एशियाई है, कोई चीनी है। तो जो जहाँ जन्म ले चुका वो वहाँ का नागरिक बन जाता है। तो सबसे पहला जो आधार आता है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का, तो पहला पॉइंट हमारे सामने आया, वो आया जन्म पर आधारित भेदभाव। एक व्यक्ति जन्म से पाकिस्तान में जन्म गया तो हमारे मन में उसके प्रति एक पाकिस्तानी व्यक्ति की छवि बन गई। एक चीन में जन्मा तो हमारे मन में उसके प्रति एक चीनी व्यक्ति की छवि बन गई। तो इस प्रकार की जब भिन्नताएं होती हैं तो ये जन्म आधारित होती हैं। या इसी प्रकार से हम देख लें, कोई अश्वेत वर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति हमारी नज़र में हीन दृष्टि से देखा जाता है, श्वेत वर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च दृष्टि से देखा जाता है। तो यह जो भिन्नताएं थी ये व्यक्ति की निजी योग्यता गुणवत्ता से अर्जित तो नहीं है, जन्म पर आधारित है। तो सबसे पहला आधार जो हमारे पास आया वह था जन्म आधारित
दूसरी बात आगे चलें थोड़े, तो जन्म के अलावा समाज के वर्गों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है, और जो सबसे बड़ी भिन्नता देखी जाती है वह फ्रांस की क्रांति आपने पिछले साल पढ़ी थी, उसमें महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक भेदभाव किया जाता था। पढ़ा ना, लैंगिक आधार पर भिन्नता। और ये ना केवल फ्रांस की बल्कि हर समाज की समस्या है। हर समाज में, हर वर्ग में स्त्री और पुरुष, बालक और बालिका में कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीति देखने को मिल ही जाती है। हम बहुत नारे देते हैं बराबरी के, लेकिन फिर भी जब कहीं कहीं हम देखते हैं तो इन आधारों पर समाज में भेदभाव पाया जाता है। साक्षरता दर ले लें, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुषों की साक्षरता दर अधिक मिलेगी, महिलाओं की कम मिलेगी। क्यों भाई, महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है आपका, क्यों नहीं पढ़ाते उनको? लेकिन ये सारी भिन्नताएं समाज में आज भी व्याप्त है। फ्रांस की क्रांति के दौरान हमने पढ़ा था कि समान कार्य पर भी महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता था। स्थायी रोजगारों में महिलाओं को अवसर कम दिए जाते हैं जबकि पुरुषों को अधिक दिए जाते हैं। तो ये सारे लैंगिक आधार पर होने वाले भेदभाव हैं जो हमारे समाज को बांटने का कार्य करते हैं। अब आगे चलें तो शारीरिक अक्षमता या शारीरिक शक्ति के आधार पर भी विभिन्न प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति की हाइट 6 फुट हो सकती है, किसी की 5 फुट हो सकती है, किसी की 7 फुट हो सकती है। तो आकार के आधार पर भिन्नता आ गई। कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर ज़्यादा मजबूत होता है, वह दिमागी कार्य ज़्यादा निपुण होकर कर सकता है, और कोई फिजिकल वर्क में निपुण होता है तो वह शारीरिक श्रम के कार्यों में अधिक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये भिन्नताएं क्या हो गई, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नताएं हो गई, जो कि समाज में हम देखते आए हैं। भारतीयों में ही देख लें, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो शारीरिक श्रम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो मानसिक श्रम करने में बहुत सक्षम होते हैं, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है उनका। तो ये भिन्नताएं भी समाज में कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे से अलग बताती हैं। आगे बात की जाए तो भारत में विभिन्न धर्मों को मान्यताएं दी जाती हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो धर्म के आधार पर भी यहाँ पर भिन्नता देखने को मिलती है। तो हमारा चौथा जो भिन्नता का आधार आया वह आया धार्मिक। कोई व्यक्ति यहाँ पर हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इसके अलावा कोई जैनी है, कोई बौद्ध है। बहुत सारे दुनिया के धर्म भारत में पाए जाते हैं, और इन सभी धर्मों के आधार पर भी समाज में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे बात की जाए तो हम अब बालक बालिकाएं हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमने इस विषय को लिया है, तो हमने 10th पास करके 11th में क्या लेना है, इस आधार पर भी हम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। आज आप सब 10th में एक साथ बैठी हैं, अगली कक्षा में एक साइंस में जाएगी, एक आर्ट्स में जाएगी, एक कॉमर्स में जाएगी, कोई ITI की तैयारी करने चली जाएगी, कोई नेवी की तैयारी करने चली जाएगी, होगा ना। तो विषयगत आधारों पर भी आप लोगों में क्या आ जाएगी, फिर भिन्नताएं आ जाएगी। इसी प्रकार व्यवसाय या पेशे के आधार पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई व्यक्ति व्यापारी है, कोई मजदूर है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, कोई निजी और लघु कुटीर उद्योगों में अपना योगदान देता है, ठीक है ना, कोई परिवहन के साधनों में अपना योगदान दे रहा है। तो व्यवसाय के आधार पर भी क्या हो गई, समाज में भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आगे चलें तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड रह जाते हैं जिनमें हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि संस्कृति के आधार पर देखा जाए, नागालैंड की संस्कृति राजस्थान की संस्कृति से भिन्न है, पंजाब की संस्कृति तमिलनाडु की संस्कृति से भिन्न है, जम्मू कश्मीर की संस्कृति महाराष्ट्र की संस्कृति से भिन्न है। तो ये सांस्कृतिक आधार। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे ऐसे खेल भी हैं जिनके आधार पर विभिन्न खिलाड़ी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी एक क्रिकेट के खिलाड़ी से भिन्न होगा। शतरंज के खिलाड़ी को दिमाग से काम लेना है, क्रिकेट के खिलाड़ी को अपने फिजिकल फिटनेस से काम लेना है। तो ये खेल और सांस्कृतिक आधार भी हमारे भिन्नता के मापदंड हो सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब होता है कि आप इस वाक्य को स्वयं पूरा कर लें। मैं पूरी डिटेल्स आगे
छोड़ देती हूँ। तो इस आधार पर आज हमने अपनी कक्षा में समाज में व्याप्त भिन्नताओं के विभिन्न स्तरों को देखा। अब हम देखें कि इतनी सारी भिन्नताएं होने के बाद भी हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से समानता भी प्रदर्शित करवाती हैं। और ये समानताएं, देखो हम वापस पीछे चलते हैं। हमने मैक्सिको के उदाहरण को देखा। यहाँ पर 3 खिलाड़ियों को हमने पढ़ा, 3 खिलाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा, जिनमें से 2 खिलाड़ी नस्ल के आधार पर समान थे, वो अफ्रो अमेरिकन थे यानी अश्वेत वर्ग के थे। लेकिन जो रजत पदक जीतने वाला खिलाड़ी था पीटर नॉर्मन, वह श्वेत वर्ग का था, ऑस्ट्रेलियाई था। तो अब नस्लगत भिन्नता होते हुए भी इन तीनों खिलाड़ियों के विचार एक जगह आकर समानता को देखते हैं हम। तीनों ने मानवाधिकारों के लिए एक मंच पर एक साथ अपने विचार रखे, ठीक है ना। नस्लगत भिन्नता होते हुए भी पीटर नॉर्मन ने अपने सैद्धांतिक विचारों को उनसे समानता के कारण उनके साथ खड़े होना पसंद किया। तो ये जो नस्लगत भिन्नता थी, यह वैचारिक समानता क्या हो गई, छोटी पड़ गई। नस्लगत भिन्नता होते हुए भी उनकी वैचारिक समानता ने उनको कहाँ एक मंच पर एक साथ ला दिया था। ओलंपिक्स में तीनों ने एक साथ मिल करके मानवाधिकारों के लिए अपने विचारों को प्रकट किया था, होने वाले भेदभावों का विरोध किया था। तो हम देखते हैं कि नस्लगत भिन्नता होने के बावजूद कुछ ऐसे आधार होते हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों में समानताएं देखने को मिलती है। तो ये उदाहरण आपको क्या बात बताता है, मैक्सिको वाला? मैक्सिको का उदाहरण हमें ये बताता है कि नस्लगत भिन्नता होते हुए भी हम भेदभाव के खिलाफ एक सी विचारधारा रखते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें तो इसके अलावा भी एक ही धर्म के व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहें, यह बात कई बार देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम मुस्लिम धर्म में देखें तो शिया और सुन्नी 2 प्रकार के मुसलमान पाए जाते हैं और इनमें एक दूसरे को समान न समझने की भावना भी देखने को मिलती है। तो एक ही धर्म के व्यक्ति जाति और पंथ के आधार पर भी भिन्नताओं को महसूस करते हैं। फिर आगे चलें तो समाज आर्थिक रूप से बटा हुआ है। एक वर्ग समाज में अत्यधिक पैसे वाला है और दूसरा वर्ग समाज में निर्धन है। एक मालिक है, दूसरा नौकर है, एक उद्योगपति है, दूसरा श्रमिक है, एक साहूकार है, एक कर्जदार है। तो इस प्रकार से आर्थिक आधारों पर भी समाज में भिन्नताएं देखने को मिलती है। एक तरफ अंबानी है और एक तरफ जो लोन भी नहीं चुका पा रहा है वो किसान है। तो आर्थिक आधारों पर समाज में जो भिन्नताएं पाई जाती है वे भी कहीं ना कहीं समाज को बांटने का कार्य करती हैं। ठीक है। अब समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं को भली भांति देखने के बाद हम एक बात तो भली प्रकार समझ गए हैं कि जब भी किसी समाज में सामाजिक भिन्नताएं, किसी भी समाज की सामाजिक भिन्नताएं अनेक स्तरों पर ऊपर उठ जाती हैं। सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक अंतर जब अन्य विभिन्नताओं से ऊपर उठ कर के एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आर्थिक भिन्नता है,
अब मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग विभिन्न धर्मों के हो सकते हैं, विभिन्न संप्रदायों के हो सकते हैं, विभिन्न जातियों के हो सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जब एक समूह, एक वर्ग की सारी समस्याएं समान हो, सारे हित समान हो, तब उनमें संगठन की भावना आ जाती है। और इस प्रकार से जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तब यह सामाजिक विभाजन की ओर बढ़ जाते हैं और समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है। फिर चाहे यह धार्मिक हो, जैसा कि हमने, चाहे फिर यह भाषाई हो या जातिगत हो। बेल्जियम के उदाहरण में हमने देखा था, बेल्जियम का नक्शा आपको याद होगा, बराबर 2 रंगों में बटा हुआ नक्शा था। तो ये सारी भिन्नताएं जातिगत और आर्थिक आधार पर थी उनमें, लेकिन दोनों की जनसंख्या समान थी, क्षेत्रगत रहने के स्थान समान थे। तो नक्शा क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। हो सकता है इनके हित अधिक टकराएं तो इसका विभाजन भी हो जाए। इसी प्रकार से आर्थिक आधारों पर जब कुछ गुट या कुछ समूह संगठन बनाने लगते हैं तो फिर उनमें भी आपस में टकराव जो होते हैं वो समान होने के कारण से संगठन की स्थिति मजबूत हो जाती है और जो दूसरा वर्ग होता है उसका एक अलग वर्ग बन जाता है और इन आधारों पर फिर समाज का विभाजन होने लगता है। अगले अध्याय में, अगली कक्षा में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आज हमने जितना अध्याय पढ़ा है उसकी आप विस्तार से किताब से एक बार रीडिंग लगाएं। यदि आपको कहीं भी कोई चीज़ समझने में दिक्कत है तो अपनी लाइव क्लास में पूछें या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।